सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। एंड फाइनली द वेट इज ओवर, क्योंकि तुम्हारे और मेरे फेवरेट स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के न्यू एपिसोड आ चुके हैं। तो बिना किसी देर के फटाफट से आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने अब तक देखा है जहाँ पर किनियो अब फाइनली गॉड रियल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मास्टर जी से होती है, जो कि यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि मिस लियार, यानी कि जिससे किनियो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, उसके फादर उसके मैरिज के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि उसके दिल में कौन बसता है। हाँ जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किनियो को भी ये न्यूज मिल जाती है और फिर इतने टाइम बाद फाइनली किनियो और मिस जियांगली एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके बाद ये दोनों बहुत सारा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और फिर फाइनली किनियो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भागेगा नहीं, बल्कि सबका सामना करके मिस लियार को जीतेगा। और आगे तो हमारी एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें होली एम्परर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होली एम्परर बैठा होता है। इसी दौरान वहाँ पर उसका एक सर्वेंट भी आता है, जो यहाँ पर किनियो का एक मैसेज लाया होता है, जिसे रीड करते हुए होली एम्परर कहने लगता है कि किनियो ने बहुत सारे ऑर्डिनरी मटेरियल्स की डिमांड की है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। जिस पर उसका सर्वेंट कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि इससे पहले हमारे स्टॉक में जितने भी ऑर्डिनरी मटेरियल्स थे वो उन्हें पहले ही यूज कर चुका है। जो सुनकर हम देखते हैं होली एम्परर उसे जवाब देते हुए कहता है कि लगता है कि वो अपने इक्विपमेंट रिफाइनिंग में बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए वो जो भी मांग रहा है उसे लेने दो, क्योंकि अब वो फाइनली हमारे 3 हॉल में से एक हॉल का मास्टर बन चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है कि तभी यहाँ पर होली एम्परर की वाइफ आ जाती है और वो आते साथ ही कहने लगती है कि योर मैजेस्टी, क्या आप अभी भी रिवॉर्ड को लेकर परेशान हैं? जिस पर वो कहने लगता है कि मैं होली एम्परर हूँ, तो जाहिर है मुझे होना ही चाहिए। भले ही मैं एक होली एम्परर हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक टॉप ग्रेड के वेपन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और ये कितनी ज्यादा अजीब बात है। इसी वजह से मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ रही है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि मेरा ओल्ड सबऑर्डिनेट नुआन यूचेंग ने मुझे एक लेटर भी लिखा है, जिसके अकॉर्डिंग कि अगर मैं उसे एक हाई क्वालिटी का टॉप ग्रेड वेपन दे दूं, तो मुझे यकीन है कि वो फिर उस चीज को मुझसे एक्सचेंज कर लेगा। इसी के साथ वो दोनों एक ओयूजी नाम के पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही होली एम्परर कहता है कि मैंने उसको इन्वाइट किया है कि वो यहाँ पर आकर हमारे साथ प्रैक्टिस करे, जिस पर उसकी वाइफ बताती है कि पर वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस पर होली एम्परर बताने लगता है कि हाँ, सिर्फ गॉड रियलम में ओयूजी और दुआन वू फेंग, ये दोनों ही इकलौते ऐसे लोग हैं जो कि टॉप ग्रेड के डिवाइन वेपन के लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तुम भूलो मत कि इस पर हमारे पास किनियो भी है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इस रेयर अपॉर्चुनिटी में किनियो अपनी काबिलियत को जरूर साबित करेगा और मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम मिस लियार और किनियो को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी दौरान किनियो मिस लियार को सारी बातें बता देता है कि कैसे होली एम्परर चाहते हैं कि वो आने वाले कंपटीशन में, जो कि की रिफाइनिंग से रिलेटेड होने वाली है, तो वो उसमें हिस्सा ले, और इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर वो अपने सीनियर को बहुत ही पास से ऑब्जर्व करे। जिस पर मिस जियांगली, यानी कि मिस लियार, उसे बताने लगती है कि इस कंपटीशन में तो शायद ओयूजी भी हिस्सा लेंगे, और जिसका मतलब ये कि होली एम्परर को तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। जिस पर किनियो भी उसकी बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि मिस लियार उससे कहने लगती है कि क्या तो फिर मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ताकि तुम अपनी प्रैक्टिस में फोकस कर सको। जिस पर किनियो खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम इन सब की फिक्र मत करो, क्योंकि चाहे जो हो जाए, अब कोई भी चीज हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किनियो होली एम्परर के पैलेस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात लियू शुई से होती है, जो कि यहाँ पर किनियो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिस पर किनियो कहने लगता है कि लगता है होली एम्परर ने तुम्हें भी इस की कॉम कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। जिस पर हम देखते हैं कि पास खड़ी होली एम्परर की डॉटर किनियो को बताती है कि मैंने अपने फादर से सुना है कि किनियो आप भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही आपने हमारे वेयर हाउस के सारे ओवन मटेरियल्स को यूज कर लिया है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही लियू शुई कहने लगता है कि क्या मिस्टर किनियो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे? क्या आप सच में बाकियों की तरह भी एक टॉप ग्रेड के डिवाइन वेपन को इतने कम टाइम में रिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि होली एम्परर की डॉटर उसे करेक्ट करते हुए कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक की ट्रेनिंग मास्टर बनने के लिए तुम्हें 100 मिलियन ऑफ ईयर्स की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। बेहतर होगा कि हम ये सारी बातें मिस्टर किनियो को ना बताएं, क्योंकि उनके लिए सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही किनियो मास्टर जी के साथ हुए उस कॉन्वर्सेशन को याद करता है, जहाँ पर किनियो ने एक टॉप ग्रेड के डिवाइन वेपन को प्रोड्यूस किया था, जिसे देखते साथ ही मास्टर जी कहते हैं कि किनियो
किनियो यकीन नहीं होता कि तुमने ऑर्डिनरी मटेरियल से एक टॉप ग्रेड के हेवनली वेपन को क्रिएट कर दिया है। भले ही ये हमारी गॉड रियलम में ऐसा मिडिल ग्रेड का वेपन कहलाए, लेकिन सेलेस्टियल रियलम में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जिस पर किनियो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मास्टर, अगर मेरे पास बहुत ही ज्यादा प्रीशियस मटेरियल हो तो मैं एक टॉप ग्रेड का डिवाइन वेपन भी बहुत ही इजीली रिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही मास्टर जी उसे कहने लगते हैं कि तो फिर तुम्हें इस मौके का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें इसी वक्त जाकर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करना चाहिए, और जब तुम्हारी काबिलियत के बारे में मिस जियांग ली के फादर को पता चलेगा तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक की रिफाइनिंग मास्टर बनने के लिए तुम्हें 100 मिलियन ईयर्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, पर तुमने ये इतनी कम उम्र में अचीव कर लिया है। मुझे यकीन है कि जब तुम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर ओयूजी फाइनली एंट्री मारते हैं, जिसे देखते साथ ही किनियो कहने लगता है कि लगता है जो भी की रिफाइनिंग मास्टर होते हैं उनकी यहाँ पर नोबल्स की तरह रेपुटेशन होती है, जो कि किसी गॉड किंग से कम नहीं। जिसके बाद किनियो अपना दिमाग चलाता है और कहने लगता है कि जब मैं भी बन जाऊंगा ना तो मेरी भी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर फाइनली मैं लियार का हाथ मांग सकता हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर ओयूजी यहाँ पर होली एम्पर के सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आपके कहने पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपना बहुत ही ज्यादा कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आया हूँ, इसलिए बिना वक्त जाया किए आप जल्द से जल्द यहाँ पर मेटल रिफाइनिंग के लिए सारी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द करवा दीजिए। जैसा कि आप चाहते थे कि कंपटीशन से पहले मैं यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करूँ, ताकि आपके चुने हुए ये दो लोग यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करता हुआ देखकर मुझे ऑब्जर्व करे, तो इसके लिए मैं रेडी हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक बैरियर को बना देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे इस प्रैक्टिस में हमें डिस्टर्ब करे। यहाँ पर इस बैरियर को देखकर किनियो भी कहने लगता है कि ये बैरियर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और फिर हम देखते हैं कि बिना वक्त जाया किए मास्टर ओयूजी सारे मटेरियल्स को वहाँ पर मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो वो वहाँ पर एक टॉप ग्रेड का रिफाइनिंग आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल चेन से उसे स्टेबलाइज करने के लिए उन्हें उन चेन्स के जरिए से बांध कर रख लेता है। जिसके बाद वो एक एक करके सारे मटेरियल्स को क्रश करते हुए उसके अंदर डालना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस आर्टिफैक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली फ्लेम जल रही होती है, और ये बंदा वहाँ पर एक एक करके सारे टॉप ग्रेड के मटेरियल्स को डालता है, और फिर काफी देर तक वो उन्हें मेल्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो लोग मेल्टिंग टेम्परेचर पर आ जाते हैं और मेल्ट होना शुरू कर देते हैं, मास्टर ओयूजी उसी वक्त उस मटेरियल को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल वेपन से उस पर लगातार एग्जैक्ट पॉइंट पर उसे शेप देने के लिए वार करते रहते हैं। हम देखते हैं कि ये सीन काफी देर तक चलता है, जिसके बाद वो सॉफ्ट मेल्टेड मटेरियल एक स्वॉर्ड का शेप ले लेता है, और फिर वो उसे एक लिक्विड में डुबोने के बाद उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से शाइन देना शुरू कर देता है। यहाँ पर मास्टर ओयूजी ये सब कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि पास खड़ा शिनियो से पूछने लगता है कि किनियो बताओ आखिर तुमने क्या ऑब्जर्व किया। इस पर किनियो बताने लगता है कि अभी अभी इन्होंने बहुत से टॉप ग्रेड के मटेरियल्स को यूज किया है, लेकिन कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है इतने सारे मटेरियल्स को यूज करने के बावजूद भी ये बैरली बस अपर ग्रेड ऑफ डिवाइन वेपन तक ही पहुंच पाया है, पर क्योंकि इन्होंने अपने डिवाइन चेन्स को भी यूज किया है तो इस वजह से इस लेवल को अचीव करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जब किनियो मास्टर ओयूजी के इस वेपन के बारे में कमियां निकालना शुरू कर देता है, तो हम देखते हैं कि मास्टर ओयूजी को गुस्सा आ जाता है, और फिर वो अपने उसी बैरियर को रिमूव करते हुए किनियो की तरफ मुड़ता है और कहने लगता है कि आखिर तुम जैसा अभी यंग लड़का मेरे ही रिफाइनिंग के बारे में कुछ भी कैसे बोल सकता है, तुम्हें पता ही क्या है इसके बारे में। बाकी चीजें बाद में, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो कि आखिर तुमने किस बेसिस पर मुझ पर सवाल उठाया। जिस पर किनियो भी आगे आते हुए कहता है कि हाँ बाकी चीजों बाद में, पहले आप ये बताइए कि आपने 48 मटेरियल्स को कैसे जाया किया। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर ओयूजी वहाँ पर इतराते हुए कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, जब हम किसी टॉप ग्रेड के डिवाइन वेपन को रिफाइन करते हैं तो ऐसे अगर थोड़े मटेरियल्स जाया होते भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एट द एंड जो चीज हम अचीव करते हैं वो इसके लिए वर्थ इट था। जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि जरा इसमें नजर डालो, ये एक टॉप ग्रेड का डिवाइन वेपन है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके लिए 48 क्या अगर 100 मटेरियल्स भी जाया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर हमें साफ नजर आता है कि मास्टर ओयूजी को अपने की रिफाइनिंग में बहुत ही ज्यादा गुरूर था, वो बार बार अपने इस रिफाइन किए हुए वेपन की तारीफों में लगा रहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि किनियो से कहने लगता है जिस टाइप के वेपन को अभी अभी आपने रिफाइन किया है उसे शेन पिटियान कहते हैं, जिन्हें की 2 लेवल में डिवाइड किया जाता है, एक होता है लो और दूसरा होता है हाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप मुझे बताइए कि क्या आपका ये वेपन जिसके लिए आपने इतने सारे मटेरियल्स को वेस्ट कर दिया, कि ये वेपन सान लियू लिंगबाओ के बराबर है? जिस पर मास्टर ओयूजी कहने लगता है कि मेरे पास कोई भी ब्लैक स्टोन नहीं था, लेकिन अगर मेरे पास तियानियन स्टोन होता तो मैं इजीली इसे रिप्लेस कर देता, जिससे इसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती। पर ये सब छोड़ो, आखिर इन सब का मेरे वेपन से क्या लेना देना? तुम आखिर मेरे रिफाइनिंग मेथड पर कैसा सवाल उठा सकते हो? यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि मास्टर ओयूजी किनियो के सवालों से बच रहा होता है, और यहाँ पर किनियो भी कम नहीं था। हम देखते हैं कि किनियो से साफ साफ कहने लगता है कि ठीक है, आप मुझे यही बता दीजिए कि आपके इस डिवाइन वेपन की पावर कितनी है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर ओयूजी की बोलती बंद हो जाती है, और फिर वो किनियो से कहने लगता है कि सवाल उठाना बहुत आसान है, और मैं नहीं जानता कि आखिर तुम किस बेसिस पे ये सब कह रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो अभी अभी रिफाइन किया है वो पावरफुल नहीं है, तो तुम सेम मटेरियल का यूज करो, सेम मेथड का यूज करो। नहीं रुको, तुम अपने मेथड का यूज करो, और फिर मैंने जो वेपन को अभी अभी रिफाइन किया है इससे भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वेपन को रिफाइन करके दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी किसी बात को सीरियसली लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किनियो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट में होता है। वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर एक वेपन को प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो मैदान में आगे आ जाता है, जिसके बाद एम्परर भी वहाँ पर बैठकर उन दोनों की बातें सुनता है, और फिर एम्परर सेम मटेरियल्स किनियो के लिए भी वहाँ पर ला देता है, जिसे देखते साथ ही किनियो कहने लगता है कि मुझे इतने सारी की जरूरत नहीं, मेरे लिए बस आधे ही काफी होंगे। यहाँ पर मास्टर ओयूजी उसके इस कॉन्फिडेंट को देखते साथ ही कहते हैं कि ये तो पागल हो चुका है, जरा मैं भी देखो कि वो इन आधे मटेरियल से क्या ही बनाता है। जिसके बाद हम किनियो को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फॉर्मेशन को पहले क्रिएट करता है, जिसके बाद वो अपने बॉडी के अंदर एनर्जीज को गैदर करता है, और फिर वो अपनी 9 नीदरवर्ल्ड पर्पल फ्लेम को यूज करना शुरू कर देता है। यहाँ पर किनियो के 9 नीदरवर्ल्ड पर्पल फ्लेम को देखकर मास्टर ओयूजी भी हैरानी के साथ कहता है कि इसके पास तो बहुत ही अच्छा फ्लेम कंट्रोल है। जिस पर पास खड़ा उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि शायद आपने सर किनियो के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं सुना है, और मुझे डर है कि कहीं वो यहाँ पर हमें शर्मिंदा ना कर दे। जिस पर मास्टर ओयूजी को अभी भी यही लग रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि फ्लेम पर कंट्रोल होना अलग बात है और एक वेपन को डिवाइन लेवल तक रिफाइन करना अलग बात है। इसी दौरान हम किनियो को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज का भी यूज करना शुरू कर देता है, और फिर उन सारे मेटल्स को आपस में कंबाइन करके उन्हें मेल्ट करने में लग जाता है। जिसके बाद वो अपने हैमर से उन्हें पीटना भी शुरू कर देता है, और फिर वो उसके पीटने की स्पीड को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जो देखकर बाकी सब भी शॉक्ड रह जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सेकंड्स में ही जो मटेरियल अभी सॉफ्ट फॉर्म में था वो एकदम से एक स्वॉर्ड के फॉर्म में आ जाता है, जो देखते साथ ही मास्टर ओयूजी से कहने लगता है कि सच सच बताओ, आखिर तुम कितने सालों से की रिफाइनिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो? जिस पर किनियो से बताता है कि मैं मिलियन ऑफ ईयर से की रिफाइनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिस पर मास्टर ओयूजी बताता है कि तो फिर तो तुमने अभी कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि मैं ट्रिलियन ऑफ ईयर से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर किनियो उसकी बात का इस वक्त कोई जवाब नहीं देता और वापस से अपने उसी वेपन को रिफाइनिंग करने में लग जाता है। जिसके बाद किनियो एक सेकंड स्टेप को करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो उस स्वॉर्ड के अंदर यिन और यांग एनर्जी को डालता है। इसी के साथ वो सेकंड और लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ता है, जिसके अकॉर्डिंग वो उसमें फॉर्मेशन के पैटर्न को ऐड करता है, जो कि सोल इम्प्रिंट के तौर पर काम आता है। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें बताया जाता है कि उस वेपन के अंदर एक कॉन्शियसनेस या फिर एक विल को इमिट करने जैसा होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली किनियो का वो टॉप ग्रेड का डिवाइन वेपन बनकर रेडी हो जाता है, और फिर वो इसे मिस्टर ओयूजी की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि जरा बताइए कि मेरे टॉप ग्रेड डिवाइन वेपन के बारे में आपका क्या ख्याल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ओयूजी उसके वेपन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इसमें बहुत से रेयर इफेक्ट्स भी डाले गए हैं, जो कि इतने कम मटेरियल में डालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ये इतना ज्यादा रेयर है कि ये ऑलमोस्ट होंग मिंग लिंगबाओ के करीब है। और जैसा कि कहा जाता है कि तारीफ वो जो दुश्मन करे, यहाँ पर इसके मुंह से इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर किनियो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मास्टर ओयूजी तुरंत ही किनियो से कहने लगते हैं कि तुम्हारी अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो इतने हाई ग्रेड के वेपन को तुम्हारे लिए रिफाइन करना नामुमकिन है। जिस पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि जो भी आपने देखा आपकी नजरों के सामने हुआ, तो यहाँ पर कुछ भी गलत कैसे हो सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर ओयूजी किनियो से कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, इसका तो मुकाबला करने के बाद ही पता चलेगा। जिस पर हम देखते हैं कि किनियो भी राजी हो जाता है, और फिर वो वहाँ पर योंग जी को बुला लेता है और उसे अपना वेपन देते हुए कहने लगता है कि हाँ, आपने सही कहा, मुकाबले से ही पता चलेगा कि किसका वेपन ज्यादा पावरफुल है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्परर भी राजी हो जाता है, और फिर मास्टर
ओयूजी अपने असिस्टेंट जोंग दिंग को अपना वो रिफाइंड किया हुआ वेपन दे देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जो कि पूरी तरीके से सुनसान था, जहाँ पर दोनों के ही हाथ में अपने अपने वेपन्स होते हैं और यहाँ पर सभी लोग उनको देख रहे थे। यहाँ पर जाओ दिंग और योंगजी आमने सामने खड़े होते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने वेपन्स के साथ एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है और फिर जाओ दिंग उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। इन दोनों के बीच इतना ज्यादा इंटेंस बैटल होता है कि बीच बीच में हम देखते हैं कि जाओ दिंग उसे मॉक करना भी शुरू कर देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे? मैं पहले से ही एक गॉड लेवल पर हूँ और ऊपर से अब तो मेरे पास ये डिवाइन वेपन भी है। योंगजी उससे कुछ नहीं कहता और बस उसके अटैक से डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान जाओ दिंग उस पर एक पावरफुल सा अटैक कर देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर किन यू भी उसके लिए थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता। यहाँ पर उन दोनों की फाइट को देखकर और स्पेशली जाओ दिंग को उस पर भारी पड़ता हुआ देखकर मास्टर ओयूजी यहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि मैंने जो डिवाइन वेपन को अभी अभी रिफाइन किया है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि अभी तो इसने इसकी ट्रू पावर को भी यूज नहीं किया। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ दिंग उस वेपन की पावर को यूज करने में लग जाता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने हाथों में बहुत सी एनर्जीज को कलेक्ट करके वहाँ पर बहुत से थंडर क्लस्टर्स को बना देता है, जिससे बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी योंगजी पर एक के बाद एक गिरना शुरू हो जाती है, जिससे योंगजी बचने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि किन्यू का वो वेपन ग्लो करना शुरू कर देता है और फिर एक ही सेकंड में सारे क्लस्टर्स को वो तबाह करके रख देता है, जो देखकर यहाँ पर जाओ दिंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर उन दोनों के बीच दोबारा से क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। बिना रुके लगातार एक के बाद एक दोनों ही एक दूसरे पर उन वेपन से अटैक कर रहे होते हैं, जिसके बाद इसी दौरान हम देखते हैं कि जाओ दिंग उससे कहने लगता है कि आखिर तुम हार क्यों नहीं मानते? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम अपनी पावर के साथ और इस वेपन के साथ तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसी दौरान हम देखते हैं कि योंगजी वहाँ पर इतना क्लोज अटैक कर देता है कि यहाँ पर जाओ दिंग भी उससे बाल बचता है, जो देखकर मास्टर ओयूजी भी बुरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि योंगजी वहाँ पर अपने वेपन से एक पावरफुल अटैक उस पर कर देता है, जिससे वो दोनों ही दूर छिटक जाते हैं और फिर जाओ दिंग वहाँ पर बहुत से पोर्टल्स को बना लेता है, जिससे हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में वही वेपन्स क्लोन बनकर निकल रहे होते हैं। जिसके बाद वो सभी एक साथ योंगजी पर टूट पड़ते हैं, जिससे योंगजी बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा होता है कि इसी दौरान हम देखते हैं कि जाओ दिंग उस पर एक के बाद एक स्लैश अटैक भी करता है, जिससे योंगजी बाल बचता है। हम देखते हैं कि वो उनके सारे अटैक से डॉज करते हुए बहुत दूर तक जाता है और फिर अपने टारगेट पर पहुंच जाने के बाद वो रुक जाता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स को एक दूसरे पर थ्रो करते हैं और फिर योंगजी से कहता है कि मेरे साथ इतनी देर तक खेलने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के ही वेपन्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ दिंग का वो वेपन यहाँ पर किन्यू के उस वेपन को एक ही झटके में दूर कर देता है, जिसे योंगजी कैच कर लेता है और फिर यहाँ पर जाओ दिंग वहाँ पर बहुत ही बड़े जायंट स्वॉर्ड को समन करता है और फिर योंगजी पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। मास्टर ओयूजी ये नजारा देखते साथ ही कहने लगता है कि मुझे यकीन था कि जाओ दिंग तुम अपने स्किल के साथ मुझे निराश नहीं करोगे। यहाँ पर हम योंगजी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, उसके पूरे बॉडी में हमें खून के निशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, मैं नहीं जानता कि आपने मुझे इस कंपटीशन के लिए क्यों चुना, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर निराश नहीं करूंगा। भले ही मैं आपके इस रिफाइन किए हुए वेपन को कंट्रोल ना कर सकूं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसी मौके पर हम देखते हैं कि केनियो का वो वेपन अचानक से ग्लो करना शुरू कर देता है, उससे बहुत ही इंटेंस अमाउंट में डार्क एनर्जीज निकलती है, जैसे कि यहाँ पर योंगजी के इमोशन ने उसके अंदर की विल को ट्रिगर कर दिया। और अब हम देखते हैं कि योंगजी का सारा गुस्सा और उस वेपन की एनर्जी दोनों कंबाइन होकर एक पावरफुल सा स्लैश अटैक हिट करती है, जिससे जाओ दिंग को बचने तक का मौका नहीं मिल पाता और उसके फेस पर एक कट लग जाता है। और फिर जैसे ही वो नजर दौड़ाकर योंगजी की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि अचानक से योंगजी के अंदर से बहुत ही इंटेंस अमाउंट में एनर्जी निकलती है। साथ ही जिस वेपन को उसने होल्ड किया होता है उसके अंदर से ग्रे कलर की एनर्जी भी निकलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि योंगजी के चारों तरफ से इंटेंस अमाउंट में ग्रे कलर की गैस निकलती है। फिर वो सारी गैस एक साथ मिलकर जाओ दिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर जाओ दिंग अपने वेपन के क्लोन्स बनाकर उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गैस इतनी ज्यादा स्पीड के साथ उस पर अटैक करती है कि उसके क्लोन्स को भी बचने का मौका नहीं मिल पाता। और फिर इतने सारे ताबड़तोड़ अटैक के बाद वो सारी गैस उसके बॉडी के
अंदर इंसर्ट होना शुरू कर देती है, जिससे उसे इंटेंस अमाउंट में पेन होना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसके बॉडी के हर एक पार्ट में उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसके अंदर की एनर्जी उसकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है, जो कि वो स्वॉर्ड अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से उसकी एनर्जी को ड्रेन करने के बाद रुक जाता है, जिससे फाइनली यहाँ पर जाओ तिंग और मास्टर ओयूजी का वो वेपन हार जाता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर ओयूजी दौड़ते हुए आकर किनियो से पूछने लगते हैं कि किनियो, आखिर तुमने वेपन रिफाइन करने के लिए कौन से मेथड को यूज किया, आखिर इसे किसने बनाया। जिस पर किनियो कहने लगता है कि मैंने मिलियन ऑफ ईयर्स तक प्रैक्टिस किया है और उन सारे मेथड्स को कंबाइन करके इस मेथड को क्रिएट किया है, और जिसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। मैंने ये सब कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन से क्रिएट किया है। जिसके बाद किनियो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करते हुए कहता है कि मैं टेंपल ऑफ द लॉस्ट गॉड का नया मास्टर हूँ। जो सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर मास्टर ओयूजी हंसते हुए कहने लगते हैं कि अब मैं सब कुछ समझ गया, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर सेकंड ब्रदर आ जाता है और वो आते साथ ही किनन के उस वेपन को लेते हुए उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद बाकी सब लोग आकर भी किनियो की तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी मिलिट्री में तुम बहुत ही ज्यादा काम आने वाले, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा हाई क्वालिटी के वेपन्स नहीं है जितने कि बाकी के हाउसेस के पास है। यहाँ पर होली एम्परर भी उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि किनियो वाकई में एक जीनियस है, और मुझे यकीन है कि किनियो की रेपुटेशन एक हॉल मास्टर से कई गुना ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर उसकी सिस्टर यानी कि लेडी बायू भी ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर किनियो के पास आकर उसकी तारीफें करने लगती है। इसी दौरान शिनियो भी उसके पास आकर किनियो की तारीफ करते हुए कहता है कि क्या मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे इस प्रैक्टिस को देख सकता हूँ। यहाँ पर इन सभी लोगों के मुंह से अपने बारे में इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर किनियो अपने मन में कहता है कि वाकई में एक वेपन रिफाइनिंग मास्टर की जो रेपुटेशन होती है वो किसी नॉवल से कम नहीं, और शायद अब मैं मिस लियार का हाथ उनके फादर से मांग सकता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम एंशिएंट रिफाइनिंग टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर ओयूजी जाकर अपने लॉर्ड को बताते हैं कि गॉड का डिसेंडेंट आ चुका है जो कि की रिफाइनिंग में एक्सपर्ट है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद मिस्टर ओयूजी आके कहने लगता है कि उसके पास जो टैलेंट और जो कैपेबिलिटी है ना, उसके बेसिस पर ही कहना गलत नहीं कि बस हम यहाँ पर कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और इसलिए मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। और जाते हुए हम देखते हैं कि मिस्टर ओयूजी अपने मन में कहता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ मैं उसे कभी भी सरपास नहीं कर सकता। यहाँ पर हम उसके लॉर्ड को देखते हैं जो कि कहने लगता है आखिर इतना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन और गॉड का डिसेंडेंट आखिर शुआनजिन माउंटेन पर क्या कर रहा है। जिसके बाद वो अपने बेटे को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा और उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। यहाँ पर उसका बेटा किनियो का नाम सुनते ही कहने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें होली एम्परर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर और उसकी वाइफ अपनी डॉटर से किनियो के बारे में पूछती है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करते हुए कहती है कि आखिर आप ये सब क्यों कह रहे हैं। जिस पर उसका फादर कहता है कि हमें पता है कि तुम उसे लाइक करती हो, तो उसके साथ शादी करके उसे हमेशा के लिए अपना क्यों नहीं बना लेती, और अगर तुम उसे शादी कर लेती हो तो ये हमारे शुआनजिन माउंटेन के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाली बात होगी। इसी दौरान हम देख देंगे वहाँ पर एक सर्वेंट आकर किनियो के आने के बारे में रिपोर्ट करता है, जो सुनते साथ ही होली एम्परर कहने लगता है कि लगता है कि वो तुमसे मिलना चाहता है और किसी पता वो शायद तुम्हें यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करने भी आया हूँ। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद एम्परर यहाँ पर किनियो को बुला लेते हैं। यहाँ पर किनियो आते साथ ही उन्हें ग्रीट करता है और कहने लगता है कि एम्परर मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ ताकि आप मुझे प्याओशो सिटी में होने वाले मैरिज प्रपोजल कंपटीशन में हिस्सा लेने दें। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस वहाँ पर खड़ी हो जाती है और उससे कहने लगती है कि किनियो ये तुम क्या बोल रहे हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि किनियो उसे रोकते हुए कहने लगता है कि मैं प्रिंसेस जियांगली से बहुत ही लंबे टाइम से प्यार करता हूँ। जिस पर वो कहने लगती है कि पर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम सिस्टर जियांगली को जानते ही नहीं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद प्रिंसेस उसे कहती है कि जरा मेरे साथ आओ, और फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बस ये दोनों ही अकेले होते हैं और प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। जिस पर किनियो अफसोस करते हुए कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपसे ये बात छुपाऊं, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं यहाँ पर आया था वो सिचुएशन इस बात के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी कि मैं यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को रिवील करूँ। जिस पर प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें बस ये मैरिज प्रपोजल जीत कर गॉड का टाइटल लेना। जिस पर किनियो बताने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं मिस लियार यानी कि मिस जियांगलिन से तब मिला था जब मैं बहुत ही ज्यादा यंग था, पर बाद में उन्हें जबरदस्ती मुझसे दूर किया गया और उन्हें अपने होम टाउन में ले जाया गया। मैंने उसे ढूंढने के लिए बहुत सी हार्डशिप का
सामना किया है और तब जाकर मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने बस उसे पाने के लिए आज तक ही सब कुछ किया है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो पास्ट के उन सभी सीन्स को याद करती है जहाँ पर वो बार बार किन्यू को अपने करीब लाने के लिए उसके साथ प्रैक्टिस करना, उसके साथ कहीं पर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन किन्यू बार बार उसे रिजेक्ट करता था। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस जिन भी ये बात नोटिस करते हुए कहती है कि मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ थी, तो मुझे हमेशा से ही रिजेक्ट करते आते थे लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर वो ये सारी बातें अपने मन में कह रही होती है और फिर वो फाइनली किन्यू से कहती है कि जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो।